जी m2m1/r² इंटू 2 1 है, यानी फोर्स ऑन 2/1, इस पे जो लगेगा 1 के कारण वो किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, R21 कैप। तो यहां से देखने से पता चल रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। ये R12 कैप है यानी इस तरफ, और ये R2 कैप है यानी कि इस तरफ, अपोजिट है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, इट मीन्स F12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -F21, यानी एक दूसरे का ये निगेटिव वेक्टर है। क्या है, ये एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर कहलाता है ना। F12 इज द निगेटिव वेक्टर ऑफ F21। क्लियर है? वेरी गुड। क्लियर आपको? वेरी गुड। तो ये था आपका वेक्टर लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, आते हैं। नेक्स्ट लिखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। लिखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सर वापस बोल दीजिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। क्लियर है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ये क्या होता है, मान ले जाए जैसे मान लीजिए ये बॉडी है कोई M1, ठीक है, और इस पे दूसरे मासेस भी है, तो क्या होगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, और ये भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, क्लियर है?
ये किधर लगाएगा फोर्स, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, सारे बॉडी M1 को अपने तरफ अट्रैक्ट, सारे बॉडी M1 को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? तो देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपका हर एक बॉडी इस पे M1 पे जो फोर्स लगाएगा वो इस तरह से लगाएगा कि मानो कि दूसरा ऑब्जेक्ट वहां पे प्रेजेंट ही ना हो, ये फोर्स उतना ही लगाएगा अगर इन लोग है या ना है। कोई भी बॉडी किसी बॉडी पे फोर्स लगाएगा वो इस तरह से लगाएगा कि दूसरा बॉडी प्रेजेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। M2 को जितना इस पे लगाना था उतना ही लगाएगा। कितना लगाएगा बताओ? F21 वेक्टर क्या हो जाएगा? GM1 M2 बाई R12 का स्क्वायर, यानी कि R12 मतलब क्या हो गया, 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, R12 कैप, इधर होगा इस तरफ R12 कैप, क्या बोलेंगे, R12 कैप। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि 2 तो लगा, अब 3 भी तो लगाएगा, 3 भी फोर्स लगाएगा, 3 ऐसा लगाएगा मानो कि 2 या 4 या 5 अवेलेबल ही ना हो, ये अपना उतना ही फोर्स लगाएगा जितना इसको लगाना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा बताओ, F31 वेक्टर इज इक्वल टू GM1 M3 बाई R13 का होल स्क्वायर, और एक क्या हो जाएगा 13 कैप। क्लियर है? ऐसे बाकी भी लिखो, सॉरी ये 13 होगा, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, उल्टा लिखा है क्या, F12 कैप होगा ये, और ये F13 होगा। सभी लोग लिख उतारो, 4 5 के लिए भी लिख लो सब लोग। सभी लोग लिखो। सभी लोग उतार लो। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पे, अब ये टोटल जो M1 पे फोर्स लगेगा, M1 पे जो टोटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जितने भी बॉडी थे वो सब का वेक्टर फॉर्म लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये हर जगह यूज होगा और भी जगह मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ये होता है कि कोई भी इफेक्ट ऐसा होता है कि मानो कि वो अकेला है, और जो रिजल्टेंट की बात आ जाए तो हम क्या करते हैं, सारे इंडिविजुअल के कारण जो इफेक्ट क्रिएट होना चाहिए उसका हम वेक्टर सम को ऐड करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
that is called principle of superposition. क्लियर है? एनी प्रॉब्लम अप टू हियर किसी को भी? चलो नेक्स्ट लिखो सेल थ्योरम। नेक्स्ट लिखो सेल थ्योरम। रिपीट अगेन। नेक्स्ट लिखो सेल थ्योरम। लिख लिया सभी लोग? राइट। हाँ, तो सेल थ्योरम क्या बताता है? सेल थ्योरम आपको ये बताएगा कि मान लिया जाए कोई स्फेरिकल सेल हो या सॉलिड स्फीयर हो। क्या हो? स्फेरिकल सेल हो। सेल मतलब अंदर से खोखला, जैसे ये। स्फेरिकल सेल देखो, ये मान लीजिए स्फेरिकल सेल है आपका ये। ठीक है, ये सेल इस बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगा, हमें ये निकालना है। या अगर ये सेल ना होता, सॉलिड स्फीयर ही होता, तो ये कितना फोर्स लगाता, ये मुझे बताता है सेल थ्योरम। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो पहले लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो इसका। पहले स्टेटमेंट लिखो। लिखो फर्स्ट, लिखो स्टेटमेंट। लिखो इफ ए पॉइंट मास, लिखो इफ ए पॉइंट मास, इफ ए पॉइंट मास lies outside a uniform spherical cell। सर और के बाद क्या बोले? if a point mass lies outside a uniform spherical cell slash sphere, यानी और स्फेयर है ना। ठीक है, स्लैश दे के लिखो स्फेयर, यानी सेल हो या स्फेयर हो, with a spherically symmetrical symmetric internal mass distribution, with a spherically symmetric internal mass distribution comma the cell slash sphere
the cell slash sphere attracts the point mass as if the entire mass of the cell slash sphere were concentrated at its center. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे स्फीयर हो या सेल हो, कोई भी चीज हो, और कोई मास अगर बाहर है, यहां पर है, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो इस तरह से लगेगा कि मान लिया जाए ये सॉलिड हो, स्फीयर या स्फेरिकल सेल हो, इस पूरे मास को आप मानते हो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है ना, और ये जितना फोर्स लगाएगा उतना के कारण ही ये स्फीयर लगाएगा या सेल लगाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि भाई मास तो यहाँ भी है, ये फोर्स कैसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा, ये ऐसे टेढ़ा लगाएगा, है ना, तो कैसे निकाल पाएंगे, उसको चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है ना। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर मास है तो ये फोर्स इतना कम लगाएगा, कुछ मास यहाँ पर है सेल में तो इसको फोर्स कुछ और हो जाएगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, अगर ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पूरे मास को तुम सेंटर पे मान सकते हो डायरेक्टली कंसंट्रेटेड, और यहां से डिस्टेंस लेकर के आप आराम से काम कर सकते हो। यानी कि एफ जो आएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, जी एम एम बाई जो भी सेंटर से डिस्टेंस होगा इसका, इस बॉडी का, वो लेना है केवल, यानी कि आर स्क्वायर लेना है। सिंपल ये हो जाएगा। क्या करना है, कैपिटल एम को कहाँ मानना है, पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूटेड ना मानते हुए आप सेंटर पे मान करके बनाओगे तो भी आंसर उतना ही आएगा। आगे सबको क्लियर है? सभी लोग उतार लो। क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? हो गया, डन। ये क्या था, ये था आपका अगर कोई स्फेरिकल सेल हो या सॉलिड स्फीयर हो, दोनों के केस में आपको क्या करना है, पूरे बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड ना मानते हुए सेंटर पे मान करके आपको बना लेना है। आंसर वही आएगा जो डिस्ट्रीब्यूटेड में आना था, इसमें कोई गलती होने की चांसेस नहीं है। ठीक है, ये तब हुआ जब हमारा मास आउटसाइड है। क्या है, मास हमारा आउटसाइड है। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड।
अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि अगर ये हमारा ऑन द स्फीयर है तो क्या होगा? तो क्या होगा? हम्म, तब क्या होगा? तो ये जो हमने अभी लिखा, जो कॉन्सेप्ट, वो उसके लिए भी वैलिड है। यानी कि ये जो आपको एप्लीकेबल था वो दोनों के लिए था। आर अगर, यानी ये डिस्टेंस इसका कैपिटल आर से बड़ा हो, अगर स्मॉल कैपिटल आर से बड़ा है, इसका मतलब ये होता है कि ये बॉडी जो है वो यहाँ पर नहीं है, इससे और दूर है, यानी कि आउटसाइड है। और इक्वल टू का मतलब ये होता है कि आर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? वेरी गुड। हमने क्या पढ़ा कि अगर ये हमारा डिस्टेंस, यानी कि बॉडी स्फीयर से बाहर हो या ऑन द सरफेस हो, तो हमारा फॉर्मूला यही लगेगा, F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा? जी एम एम बाई आर स्क्वायर लगेगा। क्लियर है? लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये इनसाइड होगा तब क्या होगा? अगर ये इनसाइड होगा तब क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, लिखो, सेकंड लिखो, इसमें सेकंड लिखो, सेकंड लिखो बाबू। लिखो, if a point mass like inside a, लिखो, if a point mass like inside a uniform spherical cell लिखो, if a point mass lies inside a uniform spherical cell, comma, the gravitational force on the point mass is 0। यानी सेल के अंदर रहेगा तो फोर्स 0 होगा। यानी अगर ये मास यहां न हो करके इसके अंदर कहीं पे भी रहेगा तो इनके बीच का फोर्स 0 हो जाएगा। ऐसा में, यानी कि लिख लो, फॉर सेल F इज इक्वल टू 0 इफ R इज लेस देन R। समझ गया? फॉर स्फेरिकल से कैपिटल F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर R लेस देन R है तो। यानी कि अगर कोई बॉडी उसके इनसाइड हो जाए, स्फेरिकल सेल के अंदर हो जाए, तो आपका नेट फोर्स 0 हो जाएगा उस बॉडी पे। लिख लिया? तो ये सेल के लिए, ठीक है ना। अब उसी के नीचे लिखो, थर्ड लिखो, थर्ड लिखो, थर्ड लिखो,
इफ ए पॉइंट मास लाइज इनसाइड ए, लिखो थर्ड लिखो, थर्ड लिखो, इफ ए पॉइंट मास लाइज इनसाइड ए होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर, होमोजीनियस मतलब कि पूरे स्फीयर में मास का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल कांस्टेंट है, एक जैसा है। होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर, द फोर्स ऑन द पॉइंट मास, कॉमा देके लिखो, द फोर्स ऑन द पॉइंट मास, the force on the point mass acts towards the center of the sphere. The force on the point mass acts towards the center of the sphere acts towards the center of the sphere and this force is exerted by the and this force is exerted by the and this force is exerted by the spherical mass situated this force is exerted by the spherical mass situated interior to the point mass, interior to the point mass। बात समझ आ गया सबको? क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब सीधा सीधी ये है कि देखो बाबू, जब स्फेरिकल सेल था और बॉडी अगर इनसाइड हो जाता था तो फोर्स आपका जीरो होता था, है ना? लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर बोला गया है कि अगर मान ले जाए कोई पॉइंट में कोई भी मास इसके अंदर हो जाए, सॉलिड स्फीयर के अंदर, मान लीजिए यहाँ पर हो गया, तो क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला सॉलिड स्फीयर के केस में फोर्स तो लगेगा, फोर्स तो लगेगा और किधर लगेगा? सेंटर के तरफ ही लगेगा। लेकिन स्फीयर का पूरा मास फोर्स इस पे नहीं लगाएगा। कितना लगाएगा? इस मास जहां पर है वहां उष्णा का रेडियस मानते हुए सर्कल ड्रॉ कर लो। क्या करो? ये मान लीजिए कैपिटल आर था रेडियस, लेकिन एम को रखा गया स्मॉल आर पे, तो स्मॉल आर को रेडियस मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ कर लो। तो इस स्फीयर के अंदर जितना मास होगा केवल इतना मास ही इस पे फोर्स लगाएगा। ये वाला मास तो यहाँ है, बाहर है, ये वाला फोर्स, ये वाला मास इस पे फोर्स नहीं लगाएगा। बात समझ आ गया? कि जहां पे बॉडी को रखोगे उसके भीतर सेंटर के तरफ वाला जितने भी मास होंगे वो तो फोर्स लगाएंगे इस पे, लेकिन इसके बाहर वाला जो मास है ये पोर्शन का, ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा। दिस इज कॉल्ड सेल थ्योरम, दिस इज कॉल्ड सेल थ्योरम। कैसे बनाएंगे अब इसको? तो देखो, आपको सिंपल पता है कि अगर इतना मास ही फोर्स लगाएगा तो मैं ये मान सकता हूं कि ये स्मॉल एम जो मास है वो इस छोटे से स्फीयर के सरफेस पे है। ऐसा बोल सकता हूँ है बाबू? यस और नो? स्मॉल एम को क्या मान सकता हूँ? ये छोटा जो अंदर स्फीयर बना है इसके सरफेस पे है। ऐसा बोल सकता हूँ? यस और नो? बोल सकता हूँ? Yes, sir. तो यानी कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगना चाहिए? G इंटू स्मॉल एम इंटू इसका मास कितना है पता नहीं, मान लिया एम डैश है। अगर पूरे स्फीयर का मास कैपिटल एम है तो छोटे स्फीयर का मास हमने एम डैश मान लिया, तो एम इंटू एम डैश होगा, होगा नहीं होगा? और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा?
जब सरफेस पे है तो स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा इतना। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो भले। हैं? इसमें किसी को है तो बताओ। सर होमोजीनियस का मतलब एक बार फिर से बता दीजिए। होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि पूरे स्फीयर में मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, एक जैसा होता है। सर ये एम डैश जब लिए वहां से वापस क्यों बता दीजिए। बता रहा हूँ। देखो ये जो है ना, ये इतने पार्ट का जो मास है, इसके अंदर जो मास है ना, इसको मैंने लिया है एम डैश मास, ठीक है। तो अगर ये इसका स्मॉल एम यहाँ पर है तो ये वाला पोर्शन क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इस पे, है ना। और क्या मानेंगे हम, ये मानेंगे स्फेयर पे, क्या मानेंगे, स्फेयर के सरफेस पे स्मॉल एम है, तो फोर्स कितना लगेगा, जी एम एम डैश बाई आर स्क्वायर लगेगा। अब सवाल हमको केवल यहाँ पर ये फंस रहा है कि एम डैश की वैल्यू कहाँ से लेके आओगे, एम डैश तो दिया हुआ नहीं है ना। तो एम डैश की वैल्यू हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो पहले हम डेंसिटी निकालेंगे इसको। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं डेंसिटी। यस और नो, यस और नो। यस सर। क्लियर है। जब ये डेंसिटी तुम्हें पता चल गया पूरा, तो इतने का मास कितना होगा वो मैं निकाल सकता हूं, है ना। क्या हो जाएगा, रो इंटू इतने का वॉल्यूम वी डैश, और रो कितना है, रो है आपका m/4/3 पाई आर क्यू इंटू, और इतने का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर कैंसिल हो गया, यानी कितना बच गया, ये बच गया m/r³ बाई r³ आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यस और नो, आ जाएगा। यस तो एम सर। डैश की वैल्यू आ गई, एम के टर्म में आ गई, क्या आ गई, कैपिटल एम के टर्म में आ गई, जो आपको दिया हुआ रहता है। आर आपको दिया हुआ रहता है क्योंकि मास अंदर है, तो कितना दूर पे सेंटर से वो दिया हुआ रहता है, और कैपिटल आर आपको पता है। तो इससे आपको आसानी से एम डैश निकल जाएगा। और जब एम डैश निकल गया तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, है ना। जब यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपका एफ की वैल्यू आ रही है जी इंटू एम इंटू
m इंटू आर क्यूब बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल हो गया ये, तो क्या हो गया एफ इज इक्वल टू आ गया जी एम एम बाई आर क्यूब इंटू आर आ गया, आ गया। क्लियर है, क्लियर है। नहीं दिख रहा, दिख गया अब, हटा दो। क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम? क्या आ गया एफ इक्वल टू जी एम एम बाई आर क्यू इंटू आर। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पर ये पोर्शन पूरा का कांस्टेंट है, यानी कि एफ क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि सेंटर से जितना ज्यादा डिस्टेंस पे रहेगा बॉडी उतना ही फोर्स ज्यादा होगा, उतना ही फोर्स ज्यादा होगा। उल्टा लग गया ना आपको, देखो बाकी जगह क्या होता था कि जितना ज्यादा दूर रहेगा फोर्स कम होता था, बट यहाँ पर क्या हो गया, अगर इनसाइड स्फीयर अगर इनसाइड स्फीयर है तो जितना दूरी बढ़ेगा उतना ही फोर्स बढ़ता जाएगा। समझ में क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्लियर है सबको? यस एनी सर। प्रॉब्लम? अगर मैं इसकी ग्राफ ड्रा करूं तो क्या होगा वो समझो। मैं पहले सेल के लिए करता हूं, ठीक है? किसके लिए करता हूं? सेल के लिए। ये सेल है, ठीक है? ये आपका एफ है, ये आपका आर है।
क्लियर हो गया है ना? देखो यहाँ पे सुनो, तो सेल के अंदर यानी यहां से लेके यहां तक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और जब यहां पर क्या होगा? 0 होगा। और जैसे ही तुम इस सरफेस पे पहुंचोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगी। बात सुना गया? यानी यहां पर यहां पे 0 रहेगा और यहां पहुंचते ही क्या हो जाएगा? सीधे ये मैक्सिमम हो जाएगा यहां पर। और इसके बाद अगर और डिस्टेंस बढ़ाओगे तो वैल्यू क्या होगा? ऐसे कमता जा। यहां पर क्या है? एफ इज इक्वल टू 0 है ना? यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 0, कैपिटल आर के जगह पर क्या हो जाएगा? ये फोर्स आ जाएगा और उसके बाद आर बढ़ेगा तो फोर्स घटता जाएगा। ये समझ में आया सबको? नहीं आया समझ में? सर वापस समझा दीजिए। सर एक बार फिर बता दीजिए। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था? सेल के अंदर फोर्स 0 होता है, यानी कि आर की वैल्यू अगर ये कैपिटल आर से कम रहेगा तो वह हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ये समझ में आया? बात नहीं आया? यस सर। सर जब सरफेस पे आ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाता है? जी एम एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाता है। यानी कि हम मास को कहाँ मानते हैं? सेंटर पे मान लेते हैं। सेल का मास सेंटर पे मानते हैं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर हो जाता है। ये होता है नहीं होता है? यस और नो? यस सर। इसके यस बाद सर। जब हमारा मास कैपिटल आर से बाहर यानी आउटसाइड होता है तो उस समय फोर्स क्या हो जाता है? जी एम एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? जी एम एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाता है। यानी कि फोर्स क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाता है। हो जाता है यहाँ से? क्लियर है? यानी कि अब डिस्टेंस अगर आर बढ़ता जाएगा तो फोर्स आपका डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आया सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। उतार लो अच्छे से ड्राइंग बना लो। ये ग्राफ है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी लोग सो गया भाई? क्यों? अच्छा, बायो की क्लास कितने बजे है आज? सर अभी मैम बायो ने की नहीं क्लास कितने बजे है? मैम ने इन्फॉर्म नहीं किया भी, ठीक है कोई बात नहीं। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो ये था सेल के लिए, ठीक है। स्फीयर के लिए अब लिखो। अब स्फीयर के लिए क्या होगा? ड्राइंग। मान लीजिए ये सेंटर है, ये कैपिटल आर हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना?
तो आपको पता है स्फेयर के केस में क्या होता है, स्फेयर के केस में अंदर भी फोर्स लगता है ना, और क्या होता है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर आप स्मॉल आर की डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पर जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, यहाँ पे ग्राफ जो आएगा वो ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। हाँ समझ में क्लियर है? यहाँ तक बढ़ेगा, यहाँ तक बढ़ता जाएगा, इसको ऐसा ड्रा करें, है ना, इस डिस्टेंस तक बढ़ेगा, है ना, कैपिटल आर तक बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा GMM बाई कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन जब तक ये अंदर रहेगा यहाँ तक, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू GMM बाई आर क्यूब इंटू आर, ये रहेगा इनके बीच में। यानी कि जब तक ये सरफेस पे ना पहुंचे तब तक एफ स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ही पहुंचेगा सरफेस पे इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, और इसके बाद अगर और आर बढ़ रहा है इसका फोर्स की वैल्यू घटने लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा वही GMM बाई आर स्क्वायर, यानी कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? उतार लो अच्छे से, उतारो अच्छे से। चलो हो गया अप टू हियर। कोई दिक्कत है किसी को, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अच्छा लास्ट टाइम हमने होमवर्क कहाँ तक दिया था बताओ? एक्सरसाइज 2 में 155। हाँ क्या क्या? अच्छा बताओ कौन सा चाह, मॉड्यूल 1? Yes. मॉड्यूल 1 चैप्टर
मॉड्यूल 1 चैप्टर 7. 7। नाम क्या था चैप्टर का? रोटेशनल रोटेशनल। कहाँ तक है बाबू, कहाँ तक हो गया था इसका? तो एक्सरसाइज 2 में 26 से लेके कहाँ तक है बताओ? हम्म 97 तक है। तो ये 97 तक है आपको, ठीक है? क्लियर है? हो गया? इतना कर लोगे? बस इतना ही रहने देता हूँ, है ना? ये पूरा कर लेना, है ना? ठीक है, चलो ये पूरा होमवर्क करके जमा कर देगा, सब लोग सबमिट कर देगा विदाउट एनी एक्सक्यूज। ठीक है? ठीक है, चलो, है ना? हो गया? चलो बायो क्लास है आप लोगों की होगी, अभी ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है? और पढ़ाई जम के क्या करो, अभी मैं टेस्ट भी लूंगा, ठीक है? सबका नंबर आना चाहिए पूरा, सारे लोग पढ़ाई जम के क्या करो। रोटेशनल का टेस्ट लूंगा, केवल एक चैप्टर, सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, नंबर सबको 75 से ऊपर आने चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं, समझ गया? सब तैयारी स्टार्ट कर दो अभी से।